गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। तो आज 9 जून 2020 है। दैनिक जागरण की कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को सबसे पहली बात तो कि अंत तक देखा करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें। हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस्ड हो जाता होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इंपॉर्टेंट होगा या आने वाले जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें मिल जाएगा आपको, राइट। तो वीडियो को अंतिम तक देखा करें और लाइक तो पक्का कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज का जो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनेस्को। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसका आंसर दे दो और वीडियो जब समाप्त होने वाली होगी, लास्ट होगा जब, तो हम डिस्कस इसको लेकर के कर देंगे। देखो, दिल्ली में सभी का होगा इलाज। तो कल डिसीजन लिया गया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा कल डिसीजन लिया गया था कि दिल्ली में बेड कम है, दिल्ली के बाहरी लोगों का अगर हम इलाज करेंगे तो बेड फुल हो जाएगी। तो उनका ये कहना था। लेकिन कल राज्यपाल, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, सॉरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी कहा जाता है इसे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अनिल बैजल जी, इनका कहना है कि दिल्ली सभी लोगों के लिए है, दिल्ली भारत के सभी लोगों का दिल्ली पे अधिकार है, वो दिल्ली में आके इलाज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, राइट। जो पहली और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि दिल्ली की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो दिल्ली का जो स्थापना है 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक राज्य का दर्जा दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और इसके द्वारा भारत के संविधान का आर्टिकल जोड़ा गया जिसको कहा गया 239A। 239A एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, इम्पॉर्टेंट जानकारी याद रखना कि दिल्ली इंडिया का तीसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ मुख्यमंत्री है, राइट। तो पहला कौन सा है? पहला याद रखना दिल्ली, 3 जो है, सेकंड है क्या पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहा जाता है, और तीसरा जो है वो जम्मू कश्मीर बना है। लद्दाख की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर तीसरा ऐसा यूनियन टेरिटरी होगा, संघ शासित प्रदेश होगा या केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसका अपना विधानसभा है, राइट, और जहां अपना मुख्यमंत्री होगा। सेकेंड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, थर्ड पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फोर्थ पे बस ये याद रख लेना आप कि देखो, एक तो वंदे भारत अभियान है जो शुरुआत किया गया वायुसेना के द्वारा। दूसरा जो अभियान है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो स्टार्ट किया गया है नौसेना के द्वारा। तो नौसेना के द्वारा अभियान शुरुआत किया गया है समुद्र सेतु अभियान, जिसका मकसद है कि विदेश में जो भारतीय फंसे हैं उसको नौसेना के द्वारा इंडिया रिटर्न किया जाएगा। और इसी संदर्भ में आईएनएस शार्दुल, ये जो शिप दिख रहा है आपको, ये शिप है, इसका नाम है आईएनएस शार्दुल, वो गया है ईरान और ईरान में फंसे हुए भारतीयों को रिटर्न ला रहा है शिप के माध्यम से, जिसका नाम है आईएनएस शार्दुल और अभियान का नाम है समुद्र सेतु अभियान। देखो, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। गरीबों को 2 महीने और मिलेगा मुफ्त अनाज। तो किस अभियान के तहत, किस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमण कुछ समय पहले एक योजना की शुरुआत की थी, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार ने राहत पैकेज दिया था। इसके तहत बहुत सारा प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके तहत जो एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान था वो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत
लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या आटा, जो भी उसकी मर्जी को हो, अगर वो आटा चाहता है तो आटा ले सकता है, चावल चाहता है तो चावल ले सकता है, एंड 1 केजी दाल प्रत्येक महीना मिलेगा 3 महीने तक, राइट। 5 केजी चावल या आटा, 1 केजी दाल 3 महीने तक देने की चर्चा की गई थी। इसे ये एक्सटेंड करके कर दिया गया है, 2 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब 5 महीने तक चलेगी। बस इतना ही जानकारी इसमें था। और एक रिपोर्ट है यहाँ पे, ये रिपोर्ट देख सकते हो, आश्चर्य करने वाली रिपोर्ट है कि सरकार का कहना है, ये सरकारी डाटा है कि सिर्फ 2.25% महज 2.25% प्रवासी कामगारों को जो है मुफ्त अनाज मिला है। बहुत ही गड़बड़ स्थिति है देश में, राइट। महज 2% लोगों को, 2.25% लोगों को ही सरकार पहुंच पाई है, सरकार उनको राहत का पैकेज दे पाई है, सरकार उसे अनाज दे पाई है मुफ्त में। और यही कारण है कि बड़े पलायन जो है मजदूरों का हुआ इंडिया में, राइट। केरल से हमने देखा है कि किस तरह से मजदूर लौट रहे हैं, किस तरह से लौट रहे हैं गुजरात से, राइट। देखो ये वर्ड आप कभी सुनते होंगे, ठीक है, हालांकि इसको यूज़ मत करना कभी एग्जाम में। हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है कि जब चुनाव होने वाला होता है, चाहे राज्यसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में पैसा के दम पे किसी एमएलए का वोट प्राप्त किया जाता है, उसे कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। हालांकि इसके बारे में मैंने बता दिया, लेकिन इसको कभी यूज़ मत करना नॉर्मली। ओके, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना कि बोइंग कंपनी, अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक विमान तैयार कर रहा है, और भारत का प्राइम मिनिस्टर इसी विमान से अब चलेंगे। इसका नाम है B777, जो अमेरिका की बोइंग कंपनी निर्माण कर रही है। देखो यहाँ पे जो है न्यूज़ है कि आसानी से आक्रामकता नहीं छोड़ेगा चीन। हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, उसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमने कई बार, आपको याद होगा कि डिस्कस किया है कि चीन किस तरह से आक्रामक नीति अपना रहा है भारत के लद्दाख में, आक्रामक नीति अपना रहा है ताइवान में, हांगकांग में, दक्षिणी चीन सागर में। ऐसा चीन क्यों कर रहा है? क्योंकि विश्व अभी चीन को सवाल कर रहा है कोविड-19 को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर के विश्व चीन को सवाल कर रहा है, और चीन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नीति अपना रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन इस तरह से कर रहा है। जब 1962 का जो वार हुआ था, अब याद करोगे कि 1962 का जो वार हुआ था, लड़ाई हुई थी, उससे पहले चीन में अकाल की कंडीशन थी, और लगभग सरकारी आंकड़ा है कि लगभग 3 करोड़ लोग इस अकाल में मरे थे। विश्व का सबसे बड़ा अकाल हुआ था, 3 करोड़ लोग इस अकाल में मरे थे चीन के अंदर। और चीन ने क्या किया कि चीन का अपना जो लोग था उसका ध्यान भटकाने के लिए चीन ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया, और 1962 का युद्ध हो गया, राइट। तो चीन इस तरह से पहले भी करता रहा है, ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है चीन को लेकर के, आज हम इस पर नहीं करेंगे। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है एडिटोरियल, खास करके अगर आप बिहार से हो तो आप इनके बारे में जानते होगे। केसी त्यागी जी हैं, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कई बार इनका आर्टिकल आया, और अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, खास करके किसानों को लेकर के। तो आज जो इनका आर्टिकल है वो समर्पित है टिड्डियों को लेकर के, कि टिड्डी यानी लोकस जिस तरह से हमला किया है, जिस तरह से ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए लोकस इंडिया आया है, यानी जो ये कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है इसी को लोकस कहा गया। तो इन्होंने जो फसल का नुकसान किया, क्या सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार का सफिशिएंट है उस जो नुकसान की भरपाई करने के लिए? सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ला करके बीमा देने का डिसीजन लिया था किसानों को, तो क्या लोकस के हमला से बचने के लिए, या लोकस का जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर कर सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो बहुत शानदार लिखा हुआ है, हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरुआत हुआ, 2016 में शुरुआत हुआ, कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा।
किसानों की अगर फसल नष्ट होती थी, इसका मतलब है कि किसान का अगर फसल नष्ट हुआ, चाहे आपात के कंडीशन कारण नष्ट हुआ है, चाहे किसी भी कारण नष्ट हुआ, तो उसे बीमा कवरेज दिया जाएगा। इसमें दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक, बागवानी सभी फसलें थीं और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें प्रीमियम कितना था। तो याद रखना, किसानों को जो प्रीमियम देना था 2K, 2K याद रख लेना, 2K, के मतलब खरीफ, 2 मतलब 2%, यानी खरीफ के फसलों को 2% जो है प्रीमियम देना होता था किसानों को। रबी के फसलों को 1.5% देना होता था और हॉर्टिकल्चर वाले को 5%। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, खरीफ को जो है 2%, रबी को जो है 1.5% और हॉर्टिकल्चर को 5% जो है देना था प्रीमियम किसानों को। रेस्ट प्रीमियम जो है भुगतान करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके, दोनों ही आधे आधे या बराबर बराबर में बांटते हैं। यूपीएससी डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन पूछा था, आई गेस 16 या 17 में यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पे पूछा है। ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है उन किसानों को लेकर के जो किसान केसीसी के तहत ऋण लिया है। केसीसी क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास बिजनेस पेज पर इसको लेकर के न्यूज़ है। तो जो किसान ने केसीसी के तहत ऋण लिया उसके लिए मैंडेटरी है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपनाएगा ही अपनाएगा। लेकिन वो किसान ऐच्छिक है जो केसीसी के तहत ऋण नहीं लिए है, उसके लिए ऐच्छिक है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, उसकी मर्जी पे होगा। वो अपनाना चाहेगा तो अपना सकता है, लेना चाहेगा तो ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। बीमा अगर चाहेगा तो लेगा, नहीं तो लेगा नहीं लेगा, सिंपल है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 25%, ये भी याद रख लेना कि अगर मान लो आपदा के कंडीशन जो अभी आपदा आई है किसानों पे टिड्डियों का हमला को लेकर के, या आपदा आती है बाढ़ को लेकर के, सूखा को लेकर के, तो आपदा के कंडीशन में 25% का भुगतान इमीडिएटली किसानों को किया जाएगा। ये सारे की सारी जो है बेसिक प्रोविज़न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। अब देखो, अब इस न्यूज़ पे लौटो, इस न्यूज़ में किस किस पॉइंट पे आलोचना किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, या सरकार को क्या सजेस्ट किया गया। पहली आलोचना तो क्या गया है कि टिड्डिया को जो हमला हुआ उसमें गैर खरीफ फसलें जैसे कि मौसमी फसलें हो गया, जैसे कि सब्जी हो गया, जैसे कि चारा हो गया, इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया। यानी अगर सब्जी का नुकसान होगा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसको बीमा कवरेज नहीं मिलेगा। इसी तरह से मौसमी फसलें का नुकसान होगा तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसे नहीं मिलेगा पैसा रिटर्न में। किसानों को बीमा ना मिल पाना, सिर्फ 60% किसानों को बीमा मिल पाया है, यानी रिमेनिंग किसानों को बीमा मिल भी नहीं पाया। यानी मान लो जिस किसानों का नुकसान हुआ, जिस किसान की नुकसान हुई उस किसानों में से महज 60% किसानों को ही जो है पिछले वर्ष बीमा मिल पाया है। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तो बहुत कम किसान इसके लिए अप्लाई करते हैं, 20 से 25% किसान ही जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा पाते हैं। और इस 20 से 25% में भी 60% किसानों को ही प्रीमियम मिला है, 14% किसानों को तो प्रीमियम की राशि भी नहीं मिली है, जो बीमा कवरेज है वो बिल्कुल नहीं मिला 40% को, राइट। तो दोनों ही इशू है, एक तो किसान इससे बहुत कम जुड़े हुए हैं और जितना किसान जुड़े हुए हैं उसको भी बीमा कवरेज नहीं मिल पाता है। ये तो नॉर्मल आरोप है, लेकिन कंपनियों का क्या कहना है। कंपनी का कहना है कि चलो किसान से हम प्रीमियम ले लेते हैं। किसान जो है 1.5 आर रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%, ये हमें प्रीमियम दे देता। लेकिन जो रिमेनिंग प्रीमियम है, बचा हुआ प्रीमियम है, जो सबसे अधिक प्रीमियम है, वो देना है सरकार आपको, राज्य सरकार आपको देना है, प्लस केंद्र सरकार आपको देना है। आप दोनों हमें प्रीमियम दे नहीं पाते उस समय पे, तो हम किसानों को कैसे भुगतान करेंगे, राइट। तो ये कहना है किसान कंपनी का, जो कंपनी बीमा कवरेज देती है उनका कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हमें समय पे प्रीमियम नहीं दे पाते हैं और यही कारण है कि किसानों को हम समय पे भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो इसी कुछ पॉइंट को लेकर के ये आर्टिकल दिया हुआ है, एक बार खुद से भी आप पढ़ लेना। और उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे जो आर्टिकल दिया हुआ है, लोकस को लेकर के जो चर्चा है, टिड्डियों को लेकर के जो चर्चा है, क्लियर हो गया होगा, राइट।
देखो भारत में कुपोषण बढ़ने का खतरा, राइट। तो एक तो रिपोर्ट आया है कि 6 महीने में 3 लाख बच्चे की मौत, आने वाले 6 महीने में 3 लाख बच्चे की मौत कुपोषण के कारण होगी। तो कुपोषण का जो बेसिक 3 कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो कुपोषण क्या होता है। कुपोषण यानी पोषण का नहीं होना, यानी पौष्टिक आहार और भोजन का नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। सिंपल है। राष्ट्रीय पोषण योजना आया था, सरकार ने एक योजना लाई थी राष्ट्रीय पोषण योजना। इसका 3 लक्ष्य था और तीनों ही लक्ष्य कुपोषण को लेकर के संदर्भित है। कुपोषण के तीनों कंपोनेंट हैं। कुपोषण का जो पहला कंपोनेंट है वो चाइल्ड वेस्टिंग को लेकर के। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब हुआ कि किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि उसका वजन कम है कंपेयर टू उसके एज, यानी 10 साल में एक नॉर्मल बच्चे का जितना वजन होना चाहिए उसका उतना वजन नहीं है, और यह भी पोषण को इंडिकेट करता है। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण योजना का लक्ष्य रखा था कि प्रत्येक वर्ष हमें 2% चाइल्ड वेस्टिंग कम करना। सेकेंड था स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का लंबाई कम है, 10 वर्ष में एक बच्चे की जितनी लंबाई होनी चाहिए उसकी उतनी लंबाई नहीं है, यह भी पोषण को इंडिकेट करता है, कुपोषण को इंडिकेट करता है, और इसे भी 2% प्रत्येक वर्ष कम करने का लक्ष्य रखा था। तीसरा, महिलाओं में एनीमिया की समस्या होती है, खून की कमी होती है, तो वो भी कुपोषण का एक पार्ट है, उसे भी प्रत्येक वर्ष 3% कम करने का लक्ष्य रखा था। यानी जो 3 कंपोनेंट हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन तीनों को ही इंडिकेट किया था। कुपोषण के जो 3 कंपोनेंट हैं, स्टंटिंग प्रत्येक वर्ष 2% कम करना है स्टंटिंग में, वेस्टिंग चाइल्ड वेस्टिंग यानी उम्र के अनुसार बच्चों का जो वजन कम होता है उसे भी डील करना, प्रत्येक वर्ष 2% कम करना, और एनीमिया ये भी प्रत्येक वर्ष 3% हमें कम करना। क्लियर है। तो ये बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन याद रखना। देखो इसमें कोई खास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे पास, राइट, तो इसको हम मूव करेंगे। सीमा शुल्क विभाग देश भर में लागू करेगा फेसलेस असेसमेंट। तो पहले फेस असेसमेंट क्या होता है। फेस असेसमेंट होता है कि आपका जो असेसमेंट किया जाएगा, आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा वो सामने सामने किया जाएगा, यानी सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी होंगे, आपसे पूछताछ करेंगे नॉर्मली। लेकिन फेसलेस असेसमेंट की बात कर रही है सीमा शुल्क विभाग, इसका मतलब हुआ कि ई असेसमेंट किया जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम से ही आपका असेसमेंट किया जाएगा, आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा, आपके बारे में जो जानकारी कलेक्ट की जाएगी वो सारा का सारा जानकारी कलेक्ट किया जाएगा ई के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, यानी ऑनलाइन माध्यम से। क्लियर है। यहाँ देखो कॉरपोरेशन टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाने पे विचार। पिछले वर्ष ही देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन की कंडीशन थी और इसको लेकर के सरकार ने निर्णय लिया था कि कॉरपोरेशन टैक्स सरकार कम करने जा रही है। तो कितना कम करने जा रही है। तो पहले जो है कॉरपोरेशन टैक्स था 30%, कॉरपोरेशन टैक्स 30% था, उसको 22% कर दी। सरकार ने कॉरपोरेशन टैक्स को घटा करके 30% से 22% कर दिया। और साथ ही साथ जो नया उद्योग लगा, सरकार ने कहा कि आइए आप हमारे यहाँ नया उद्योग लाएगा, ये हम जो नए उद्योग पे महज 15% ही कॉरपोरेशन टैक्स लेंगे, पुराने उद्योग पे 22% और नया उद्योग पे महज 15% कॉरपोरेशन टैक्स लगेगा। सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। और एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म्स था, जैसे मान लो एक व्यक्ति इनकम टैक्स देता है, जो इनकम वो जनरेट करता है डायरेक्ट टैक्स होता है ये। इसी तरह से कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है कि सरकार का डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स होता है। कोई कंपनी मान लो इनकम जनरेट करती है तो उस पर लगता है कॉरपोरेशन टैक्स, राइट। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स था। अगर कोविड-19 नहीं आता, कोरोना नहीं आता, तो इसका आपको अंतर पता चलता है, इसका हमें अर्थव्यवस्था पे प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता। तो सरकार ने कहा है कि इसकी सीमा सरकार बढ़ाने की विचार कर रही है और ये 31 मार्च 2023 तक ये सरकार विचार करेगी इसको बढ़ाने को लेकर के। तो कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है, क्यों सरकार ने इसे लाई थी, हमने डिस्कस कर लिया। देखो ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया। कुछ समय में वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट में भी इसका मूल्यांकन किया गया था। सरकार का कहना है कि जो 5 पॉइंट वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 5.2% जो है
वर्ल्ड की जीडीपी नीचे जाएगी इस बार, और ये कंडीशन वर्ल्ड की सबसे ख़राब कंडीशन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरह की ख़राब कंडीशन वर्ल्ड ने कभी नहीं झेला है जो इस बार वर्ल्ड झेलेगा। तो ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हो। देखो, पाकिस्तान ने ठुकराई आईएमएफ की मांग, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। ऑलरेडी एक बार हमने डिस्कस किया था इसको लेकर के, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं। आईएमएफ जो है नॉर्मली बेल आउट पैकेज देता है, या इसको कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब क्राइसिस होती है तब आईएमएफ लोन देता है, तब आईएमएफ ऋण देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जाकर के अपने आप करेंट जो बुक है आपका, जो इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, उससे जाकर देख लेना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, आज हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जानो कि जब आईएमएफ लोन देता है तो आईएमएफ लोन देता है तो आईएमएफ कहता है कि आप अपने यहाँ कुछ रिफॉर्म्स कीजिए, कुछ सुधार कीजिए। और याद रखना, हमने जो अपने देश में एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया, वो हमारी मजबूरी थी। इसलिए मजबूरी थी कि हमें उस समय में हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी, राइट। पैसा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम था, $13 बिलियन के आसपास था, उससे भी कम था इनफैक्ट। तो ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएटली लोन चाहिए, और आईएमएफ लोन देने से पहले कहता है कि आप अपने यहाँ कुछ रिफॉर्म्स कीजिए, उदारवादी नीति को अपनाइए, ग्लोबलाइजेशन को अपनाइए, लिबरलाइजेशन को अपनाइए, प्राइवेटाइजेशन को अपनाइए। तो सरकार ने 1999 में 1990 के दशक में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, और ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमको पैसा चाहिए था आईएमएफ से। और इसी तरह का कुछ मांग रखा गया पाकिस्तान से आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने इकोनॉमी को उदारवाद बनाइए, ग्लोबलाइज्ड कीजिए। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान ने आईएमएफ की मांग को ठुकरा दिया है, राइट। क्लियर है? देखो, बस ये याद रख लेना कि केन नदी जो है यहाँ पे इशू, केन नदी यमुना की सहायक नदी है। इस न्यूज़ से बस ये याद रख लेना, केन नदी यमुना की सहायक नदी है। एक बार इसको पढ़ भी सकते हो। गैरसैंण अब उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी बनी। उत्तराखंड, यूके की जो नई राजधानी बनी है गैरसैंण, यानी चमोली जिला बना है, राइट। तो याद रख लेना, उत्तराखंड की नई राजधानी चमोली जिला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। चलो अब फर्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ओके, आज का हमारा डिस्कशन समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन हमने दिया था उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था ये था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है। पहली बात तो दो रिपोर्ट है, एक है आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये आईएमएफ जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ष में 2 बार ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसी तरह से कुछ संबद्ध रिपोर्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो जहाँ आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आपको आईएमएफ, वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और दोनों ही रिपोर्ट एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। याद रखना, एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करता है आईएमएफ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो जारी करता है वर्ल्ड बैंक। देखो, कल क्वेश्चन हमने पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। विश्व पर्यावरण 2020 की थीम क्या थी? तो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये 18 की थीम रही है। 2018 की थीम रही है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। 19 की थीम रही है बीट द एयर पोल्यूशन, और 20 की थीम रही है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। लेकिन कई जगह, कई न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाएगा टाइम फॉर नेचर। इसलिए मैंने क्वेश्चन कल का पूछा था कि चूंकि ये कंफ्यूजिंग है, कई लोगों को लगता है कि टाइम फॉर नेचर है, ऐसा नहीं है। टाइम फॉर नेचर फोकस है। देखो, हमने यूएन का वेबसाइट चेक किया, और यूएन का वेबसाइट जो होता है ऑथेंटिकेट वेबसाइट होता है। यूएन ने अपने वेबसाइट पे स्पष्ट तौर पे बोला है कि जो थीम है वो सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन जो फोकस है हमारा इस बार का, वो फोकस है टाइम फॉर नेचर,
प्रकृति के लिए समय फोकस है, लेकिन थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए, डिस्कशन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।